स्टूडेंट्स, हमने अब तक आपको बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी, कई रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, कई थेरेपी के बारे में आपको बताया। आज हम सामूहिक सम्मिलित रूप में यह जानेंगे वास्तव में यह उपचार पद्धतियाँ क्या हैं, इनका लक्ष्य क्या है और इनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उपचार पद्धतियाँ क्या करती हैं? उपचार पद्धतियाँ रोगी के जो कुसमायोजित, जो माल एडजस्टमेंट है, कुसमायोजित व्यवहार को परिवर्तित करती हैं, रूपांतरित करती हैं। इन उपचार पद्धतियों का जो मुख्य लक्ष्य होता है, व्यक्ति या समूह की ऐसी सहायता करना होता है जिससे कि वह अपने कुसमायोजित व्यवहार के स्थान पर समायोजित व्यवहार को प्राप्त कर सके। उपचार पद्धति यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही प्राचीन काल से यह चला आ रहा है कि व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए सहायता की जाती है। और मनुष्य जो है आदिकाल से ही, प्राचीन काल से ही एक दूसरे की सहायता करता चला आ रहा है। जो आधुनिक उपचार पद्धतियां हैं, उनके द्वारा रोगी के लक्षणों और कष्टों को खाली दूर नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसा उपाय भी किया जाता है कि व्यक्ति जो है, जो रोगी है, वह जीवन की वास्तविकता को समझ सके और अपने व्यवहार को सरस बना सके, उपयुक्त क्रियाएं कर सके, रचनात्मक कार्य कर सके। तो मुख्य रूप से यह उपचार पद्धतियाँ उसके व्यवहार, जीवन, इसमें एक परिवर्तन करती हैं, इस उद्देश्य से कि व्यक्ति अपने समायोजन की प्राप्ति कर सके। आधुनिक युग में कुछ चिकित्सक केवल रसायन चिकित्सा, केमोथेरेपी पर बल देते हैं, कुछ बायोलॉजिकल थेरेपी पर बल देते हैं, तो कुछ जो हैं वह केवल साइको सोशल थेरेपीज या मेथड्स की उपयोगिता पर बल देते हैं। किंतु वर्तमान समय में किसी एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति पर बल देना किसी एक विशेष परिस्थिति के लिए तो ठीक हो सकता है, परंतु सभी परिस्थिति, सारी तरह की स्थिति में एक ही तरह की पद्धति पर बल देना कई बार उपचार नहीं हो पाता है। सभी रोगियों के उपचार में अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां अधिक उपयोगी होती हैं, क्योंकि सबकी एक एक तरह की सभी व्यक्ति एक तरह के नहीं होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में देना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि जो इलाज हो वह प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उपचार पद्धतियों का प्रयोग करना अधिक उपयोगी होता है। मुख्य रूप से जो उपचार पद्धतियां हैं वह हैं साइको सोशल थेरेपीज, बायोलॉजिकल थेरेपीज, सोशियोथेरेपीज और सहायक उपचार पद्धतियाँ। इसके अलावा मतलब मुख्य रूप से जो तीन हैं, इसके अलावा कुछ सहायक उपचार पद्धतियाँ भी होती हैं। जो मनोसामाजिक उपचार पद्धतियाँ हैं, साइको सोशल थेरेपीज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी विधियाँ आती हैं जिनकी प्रकृति का रूप जो है
माने जिनका जो नेचर है, दो शब्द हैं इसमें, मानसिक और सामाजिक। यानी इसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों प्रकार की उपचार पद्धतियां आती हैं और इन उपचार पद्धतियों में अनेक प्रकार की मनोचिकित्सा की विधियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। हम आपको सबसे पहले आज यह बताने चल रहे हैं कि मनोसामाजिक उपचार पद्धतियों में जो मनोचिकित्सा है, ध्यान रखिएगा, मैं मनोचिकित्सा आपको बता रही हूँ। इसके पहले हमने आपको मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा बताई है। फिलहाल हम साइकोथेरेपी की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत ही अन्य विधियां हमने आपको बताई हैं। मनोचिकित्सा के बारे में बहुत समय से अध्ययन आरंभ हो चुका है। मनोचिकित्सा जो है, मानसिक विकारों का उपचार मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा करना है। और जब से मानसिक विकारों का उपचार मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धतियों से आरंभ हुआ, तभी से मनोचिकित्सा के संबंध में क्रमबद्ध उपाय किए जा रहे हैं। वर्तमान में मनोचिकित्सा अनेक प्रकार की है और दिन प्रतिदिन हो रहे अध्ययन शोध कार्यों का यह परिणाम है कि आज साइकोथेरेपी की अनेक शाखाएं हैं। साइकोथेरेपी का क्षेत्र जो है वह बहुत ही व्यापक है और दिन पर दिन यह ब्रॉड होता जा रहा है। कारण है कि इस संबंध में अध्ययन बहुत अधिक किए जा रहे हैं। आइए अब हम आपको मनोचिकित्सा क्या है, इसके अर्थ कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बताते हैं। सबसे पहले हम फिशर की बात करते हैं। फिशर 1948 ने कहा है, मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का एक सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रयोग है, जिसके द्वारा मानव बीमारियों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचाने में, विशेष रूप से ऐसी बीमारियां जिनकी उत्पत्ति मनोजन्य कारणों से हुई है। यानी फिशर ने साइकोथेरेपी को प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक कहा है और इसके द्वारा जो है ऐसे उपचार किया जाता है कि व्यक्ति जो है अपनी बीमारियों को पूरा जड़ से खत्म कर सके। फिशर ने कहा है कि मनोचिकित्सा जो है मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का सुनियोजित, यानी मनोचिकित्सा के द्वारा हम जब किसी भी प्रकार के रोग का उपचार करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं और सिस्टमैटिक, आप जानते हैं कि साइंस का भी ये बहुत बड़ा तत्व है कि उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो हम विधियों को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए क्रमबद्धता को जरूर ध्यान में रखते हैं और इससे जो मुख्य रूप से ऐसी बीमारियां हैं उनको, जिनका की उपचार हम मनोचिकित्सा के द्वारा करने जा रहे हैं, और ये देखते हैं कि इसमें ऐसी बीमारियां हों जिनकी जो उत्पत्ति है वह मानसिक कारणों से होती है। तो ऐसी बीमारियों के लक्षणों को दूर करना और बड़े लेवल पर मरीजों को राहत पहुंचाना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। पेस ने कहा है, साइकोथेरेपी का मतलब है कि ऐसी मनोचिकित्सा का अर्थ मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा मानसिक विकारों का तथा विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के मनस्तापों का उपचार है।
पेस ने इसे मनस्तापों के उपचार तक ही सीमित रखा है और मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का टेक्निक्स का हम यहाँ बात कर रहे हैं, उपयोग करके व्यक्ति के विशेष जो रोग हैं, जो मनोवैज्ञानिक कारणों से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लैंडिस और बॉल्स ने लिखा है कि मनोचिकित्सा का अर्थ मानव मन के ऊपर मानसिक साधनों के द्वारा प्रभाव डालने की क्रिया है, जिसका लक्ष्य रोग को दूर करना है, निराकरण करना है। यानी मनोचिकित्सा के द्वारा मानव मन को समझने का प्रयास किया जाता है और उस पर इस तरह से उसको मानव मन को चेंज किया जाता है कि रोगी अपने मानसिक रोगों से मुक्ति पा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनोचिकित्सा का अर्थ है, उसका मुख्य जो ध्येय है वह यह है कि रोगी के रोग को कम करना और उसके रोग को निराकरण करना। मानसिक विकारों का उपचार मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों पर बेस्ड होता है। इसलिए उपचार पद्धति का उपयोग केवल कुछ ही मानसिक विकारों के उपचार में नहीं होता है, बल्कि उपचार पद्धतियों का उपयोग अनेक प्रकार के मानसिक रोगों में किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि जो मनोचिकित्सक है वह किस प्रकार की उपचार पद्धति का उपयोग कर रहा है। मानसिक विकारों में जो मनोचिकित्सक है, उपचार पद्धतियों की जो उपयोगिता है उनको ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो मनोचिकित्सा है उसका लक्ष्य क्या है। सबसे पहली बात तो मनोचिकित्सा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह रोगी के लक्षणों के बारे में जानना होता है। उन लक्षणों के जो लक्षण हैं उससे संबंधित जो व्यक्ति में अंतर्निहित कारक हैं उनको एक मनोवैज्ञानिक समझता है और इन लक्षणों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में निहित कारकों और समस्याओं को दूर करके ही एक मनोचिकित्सक जो है इन लक्षणों को दूर करने का प्रयास करता है। रोगी के जो लक्षण होते हैं वह उसको समायोजन में बाधा डालते हैं। रोगी के व्यवहार की रोगी का चिंता बढ़ने का, डिप्रेशन में जाने का मुख्य कारण यही होता है कि कई बार व्यक्ति अपने कुसमायोजन या दोषपूर्ण समायोजन के कारण अपने आप को अपने वातावरण के साथ नहीं ढाल पाता है। ऐसी स्थिति में जो मनोचिकित्सक है वह रोगी को पुनः फिर से समायोजन में सहायता देता है। यानी मनोचिकित्सा के द्वारा यह उपयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है, यह प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से रोगी अपने जीवन में प्रभावपूर्ण समायोजन कर सकता है। यानी ऐसे कारकों का अध्ययन किया जाता है जो उसके समायोजन में बाधा डालते हैं और इन्हें दूर करके व्यक्ति को समायोजित होने में सहायता दी जाती है। मनोचिकित्सा के द्वारा रोगी को यह भी प्रयास किया जाता है कि उसमें प्रसन्न रहने की क्षमता को बढ़ाया जाए। जब व्यक्ति में प्रसन्न होने की क्षमता बढ़ती है तो उसे अनेक प्रकार की समस्याओं से स्वतः ही समाधान
मिलने लगता है। उसकी चिंता, तनाव, डिप्रेशन कम होने लगते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि जो मानसिक विकारों से त्रस्त व्यक्ति होते हैं वह कुसमायोजित तो होते ही होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। इस कारण उनमें प्रसन्नता जो की भावना बहुत कम होती है, प्रसन्नता का अभाव होता है। तो मनोचिकित्सा के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि इनकी चिंता, तनाव आदि को कम किया जाए और इनमें प्रसन्नता की मात्रा को बढ़ाया जाए। मनोचिकित्सा के द्वारा एक यथार्थ या वास्तविक स्वाभाविक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं उनका अपने वातावरण के साथ जो प्रभावपूर्ण या वास्तविक संपर्क होना चाहिए वह कम होता है। तो मनोचिकित्सा का एक लक्ष्य ये भी है कि उनको इस प्रकार से इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना कि वह स्वाभाविक जीवन परिस्थिति में अपने को एडजस्ट करें। इसके साथ ही मनोचिकित्सक यह भी ध्यान देता है कि जो मानसिक रोगी हैं उनमें कार्य क्षमता अगर डेवलप की जाए तो वह उसमें व्यस्त होंगे, अपने लक्ष्य में सफल होंगे। और इसलिए मनोचिकित्सा का एक लक्ष्य यह भी होता है कि उनमें कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। तो इस प्रकार से एक मनोचिकित्सक रोगी के लक्षणों को खाली नहीं समझता है, बल्कि प्रसन्नता की भावना भी बढ़ाता है, समायोजन की भावना भी बढ़ाता है और उनको कार्य क्षमता भी बढ़ाता है। इसके अलावा सबसे आवश्यक बात है कि कई बार व्यक्ति जो रोगी होता है, क्लाइंट जो है, अपने आप को बेकार, असहाय, असुरक्षित प्रकार का अनुभव करता है। तो चिकित्सक जो है चिकित्सक जो है रोगी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, उसमें आत्मसम्मान की वृद्धि करता है और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। इसके अलावा उसमें आत्म स्वीकृति में वृद्धि की जाती है, आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, उसको पॉजिटिव गोल्स की ओर, धनात्मक लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया जाता है और उसमें अंतर्दृष्टि में वृद्धि की जाती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि एक मनोचिकित्सक जो है व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को लेकर चलता है, लेकिन सबसे पहली चीज यह है कि यह जानना हमको जरूरी है कि मनोचिकित्सा के जो मुख्य स्टेप्स हैं, वह जो टिपिकल स्टेप्स यूज किए जाते हैं, जो वास्तव में मनोचिकित्सा का प्रारूप है, वह किस प्रकार का होता है। जो मनोचिकित्सा है उसके अनेक उपचार पद्धतियां हैं और हर पद्धति एक दूसरे से अलग प्रकार की है, लेकिन कितनी भी अलग प्रकार की क्यों न हो, मनोचिकित्सा में जो कुछ कॉमन स्टेप्स हैं वह सभी प्रकार की पद्धतियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। वह जो हैं उनको आज हम आपको बताते हैं कि सभी प्रकार की मनोचिकित्सा के जो कॉमन स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे वातावरण का प्रथम जो स्टेप है, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, उसमें
हम ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसमें उपचार संभव हो। यानी इस चरण में यह आवश्यक है कि जब हम रोगी क्लाइंट से बातचीत, विचार विमर्श, इंटरव्यू आदि के लिए मिल रहे हैं तो वह स्थान उसकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं और उस डॉक्टर के क्लिनिक को देखकर ही कई बार आपको लग जाता है, अरे बाबा रे, ये कहाँ आ गए, यहाँ तो इलाज ही संभव नहीं है। और कभी कभी कुछ डॉक्टर्स से मिलते क्लिनिक के वातावरण को देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये जगह आपके लिए सूटेबल है और आप वहाँ प्रभावित भी होते हैं, आपको इलाज मिलता भी है। तो इसी तरह साइकोथेरेपी भी उपचार के लिए उपयोग में आती है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि ऐसा वातावरण हो जिसमें कि एक चिकित्सकीय वातावरण हो और हमारी जो उपचार पद्धतियां हैं वह संबंधों पर आधारित होती हैं। तो वातावरण अच्छा होने के साथ साथ जो चिकित्सक है उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह जो रैपर्ट फॉर्मेशन, याद करिएगा साइको एनालिटिक थेरेपी में भी हमने इसकी बात की थी, जो रैपर्ट फॉर्मेशन है, सौहार्दपूर्ण संबंध, हमारी जितनी भी मनोचिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें वातावरण और सौहार्दपूर्ण संबंध मुख्य रूप से स्थान रखते हैं। क्योंकि अगर रैपर्ट फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं होगा, सौहार्दपूर्ण संबंध सही नहीं होंगे, तो जो रोगी है वह चिकित्सक पर विश्वास नहीं करता है। तो पहले स्टेप में चिकित्सक जो है रोगी को यह विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा वह निश्चित रूप से इस थेरेपी के जो अवधारणा है, इस थेरेपी की प्रथम शर्त है कि आपकी बातें पूर्णतया गोपनीय रखी जाएंगी। यह नैतिक मुद्दा भी है। मनोचिकित्सक से एक रोगी जो है बहुत कुछ शेयर करता है, तो यह उसकी नैतिक मुद्दा भी है, नैतिक तरीका भी है कि रोगी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को दें और ऐसा वातावरण रखें जिससे कि रोगी अपनी समस्याओं के बारे में अपने मन को खोलने के लिए तैयार हो जाए। मनोचिकित्सक जो है किसी भी उपचार पद्धति से भले ही ट्रीटमेंट करे, लेकिन इसके लिए उपयुक्त वातावरण का, शांत वातावरण का या ऐसे स्थान या कमरे का होना आवश्यक है जहां पर कि चिकित्सक और रोगी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, रैपर्ट फॉर्मेशन स्थापित हो सके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें कि हम कैथारसिस की प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं इमोशनल रिलीसेस। यानी हम जो हैं, यानी हम की बात यहाँ कर रहे हैं, हम सब साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं। तो मनोचिकित्सक जो है वह जो है ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, निर्मित करता है कि सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हों और इस सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होने के पश्चात व्यक्ति जो है, ज़्यादातर समस्याएं व्यक्ति की इसलिए होती हैं, मानसिक समस्याएं इसलिए होती हैं कि उसके जो इमोशंस हैं वह व्यक्त नहीं हो पाते हैं, सही ढंग से व्यक्त नहीं हो पाते हैं और इसके कारण
व्यक्ति जो है अपने में विभिन्न प्रकार की भावनाएं जैसे अपराध भावना, आक्रामकता आदि की फीलिंग रखता है, और यह फीलिंग्स को चूंकि वह अभिव्यक्त नहीं किया रहता है तो उसके व्यवहार पर यह हॉवी होती जाती हैं, जिसके कारण वह इनसे हमेशा ग्रसित होता है, क्योंकि यह जो आक्रामकता है, उसके दुखद अनुभव है, उसकी मानसिक सोच पर अपने को एकदम नियंत्रित कर लेती हैं, उसकी मानसिक सोचों को। तो इसलिए यह जरूरी है एक चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे ही उसकी संवेगात्मक मोचन का अर्थ होता है हरना, निकाल देना, हटा देना, तो जैसे ही एक चिकित्सक संवेगात्मक मोचन करता है वैसे वैसे ही रोगी का अंतर्द्वंद जो है, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वह कम होता जाता है। और इस संवेगात्मक जो मोचन है, इसके लिए मनोचिकित्सक अनेक साधनों का उपयोग करता है, जैसे औषधियों का उपयोग कर सकता है, सम्मोहन का उपयोग कर सकता है, एसोसिएशन मेथड का उपयोग कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में जो चिकित्सक है वह संवेगात्मक मोचन यानी उसके इमोशंस को प्रकट करने का प्रयास करता है, और इस प्रयास के लिए वह विभिन्न प्रकार की मेडिसिन या विधियों का प्रयोग करता है। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जो कि इतना आवश्यक है कि जिसके बिना किसी भी उपचार पद्धति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हाँ, हम आपको बता रहे हैं इनसाइट के बारे में, अंतर्दृष्टि के बारे में। अंतर्दृष्टि या सूझ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति विषम जो बहुत कठिन या जटिल परिस्थितियां होती हैं उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके समस्या का समाधान पाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति के तनाव, अंतर्द्वंद बाहर आते हैं, रोगी जो है अपनी प्रेरणाओं और व्यवहार को जानने लगता है, समझने लगता है, और वह यह भी जानने लगता है कि उसका जीवन लक्ष्य किस प्रकार का है। मनोचिकित्सक जो है इस संबंध में जिस प्रकार की एक्सप्लेनेशन रोगी के सामने रखता है, उसका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि रोगी में, क्लाइंट में उसके अंतर्दृष्टि, इनसाइट डेवलप हो और उसमें वृद्धि भी हो, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति में अंतर्दृष्टि का विकास होता है वैसे वैसे उसका कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन, तनाव और अंतर्द्वंद कम होता जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे व्यक्ति अंतर्दृष्टि अपनी डेवलप करेगा, उसका विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन बढ़ता चला जाएगा और इससे वह अपने आप को समझने लग जाता है। यानी देखिए, एक बहुत जरूरी चीज है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, मैस्लो और मिडिलमैन ने भी कहा है कि व्यक्ति जो वही सामान्य है, वही व्यक्ति स्वस्थ है जो आत्म मूल्यांकन करने की क्षमता का रखता हो। विभिन्न परिस्थितियों में अगर हम स्वयं को नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित है कि हमारा व्यवहार भी संगत नहीं होगा। तो एक चिकित्सक जो है क्लाइंट को स्वयं को समझने में, आत्मबोध को विकसित करने में इस प्रकार की अंतर्दृष्टि को उत्पन्न कराता है जिससे कि व्यक्ति अपनी समस्याओं की समाधान के लिए योग्य हो सके, सक्षम
हो सके। चौथे स्टेप की बात करते हैं, और यह चौथा स्टेप, जैसे जैसे 3 स्टेप आपने पढ़ा, यह सफल होते जाते हैं, हम अपने आप स्वतः ही चौथे स्टेप की ओर आ जाते हैं। यानी देखिए, जो मनोचिकित्सा है, इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि व्यक्ति को पुनर्समायोजित होने में सहायता देना। तो एक तरह से जो उसके व्यक्तित्व में विकृतियां आ गई हैं, दोष आ गए हैं, तो हमारा तो मुख्य रूप से कार्य ही यही होता है कि हम उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन करें। तो एक जो मनोचिकित्सक होता है, जैसे जैसे रोगी की समस्या के प्रति अंतर्दृष्टि को बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे वह जो व्यक्ति है उसे ज्ञात होता जाता है कि उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके थे, उसका जो व्यवहार था, वह कितना त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण था। और जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता चलता है कि उसके स्वयं के व्यवहार में कमियां हैं, ऐसा तभी होगा जब वह अपने व्यवहार को समझ सके, अंतर्दृष्टि विकसित कर सके। जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यक्ति में रोग जो हो स्वयं के द्वारा ही हो, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संज्ञान जब त्रुटिपूर्ण होते हैं, तो विकृतियां उत्पन्न होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति को अपने दोषों का पता लगता है, वैसे वैसे व्यक्ति जो है इसमें परिवर्तन लाने के लिए स्वयं भी प्रयासरत होता है। तो मनोचिकित्सा का यह लक्ष्य है, यह चरण है कि व्यक्ति में ऐसे समायोजन उत्पन्न करे। स्थायी समायोजन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति जो है वो अपनी समस्या को समझ सके और उसी अनुसार अपने व्यवहार में आई कमियों को दूर कर सके और उसको समायोजन में सहायता दे सके। इस प्रकार रोगी में जो परिवर्तन होते हैं वह काफ़ी बड़े प्रकार के होते हैं, और रोगी जो है अपनी आदतों, भूमिकाओं, अपनी धारणाओं सब में परिवर्तन लाता है। इस परिवर्तन में मनोचिकित्सक जो है रोगी को परिवर्तित करने में बहुत सहायता देता है। इस परिस्थिति में जो चिकित्सक है वह रोगी को इस प्रकार से प्रेरित करता है कि वह अपनी जितनी भी दोषपूर्ण आदतें हैं उसको इस प्रकार परिवर्तित करे। धीरे धीरे, एक साथ यह नहीं होती हैं, धीरे धीरे इस प्रकार से परिवर्तन लाया जाता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, अंतर्दृष्टि बढ़ती है और वह कॉन्फिडेंट वे में अपने बिहेवियर को बहुत ही सुनियोजित प्रकार से एक तरह से कंट्रोल करता है। इसे संवेगात्मक पुनर्शिक्षा भी कहा जाता है। इसे इमोशनल री एजुकेशन भी हम कह सकते हैं। अब हम चल रहे हैं मनोचिकित्सा की समाप्ति की ओर। जैसे जैसे रोगी जो है अपनी समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह बढ़ने लगता है, तनाव कम हो जाता है, अंतर्द्वंद कम हो जाता है, सूझ का विकास होता है। और जैसे जैसे रोगी को समायोजन मिलता जाता है, समायोजन करता जाता है, तो यह एक तरह से
इशारा होता है कि अब मनोचिकित्सा की समाप्ति का वक्त आ गया है। ऐसे में चिकित्सक बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से, एक झटके से नहीं, इस तरह से रोगी को प्रिपेयर करता है कि उसे अब चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। उसे उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वह सब कुछ निर्णय सही समाधान कर सकता है। लेकिन मनोचिकित्सक उसे ये नहीं कहता है कि हम आपके लिए नहीं हैं। वह यह एश्योर्ड करता है, उसे आश्वासन देता है कि यह जो क्लिनिक है, मैं जो हूँ, वह हमेशा आपके लिए हूँ। आप जब चाहें मेरे पास आ सकती हैं। इस प्रकार से मनोचिकित्सा में विभिन्न स्टेप्स को उपयोग में लाया जाता है और इन स्टेप्स के आधार पर एक रोगी की चिकित्सा में सहायता दी जाती है। तो अब तक हमने आपको इसके पहले जो विधियां बताई थीं, आपने पढ़ा होगा कि सबके उपचार पद्धतियों में हम यही भी कुछ स्टेप्स यूज़ करते रहे हैं। और जितनी भी आपने चाहे बिहेवियर थेरेपी पढ़ा, चाहे कॉग्निटिव थेरेपी पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, उन सब का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के लक्षणों को जानना, कारणों को जानना, उसको दूर करने में सहायता देना, अंतर्दृष्टि में विकास करना, इस प्रकार से व्यक्तित्व में परिवर्तन करना कि व्यक्ति जो है अपनी समस्या के स्वरूप को समझ सके, अपने दोषों को समझ सके और अपने को अपने वातावरण के साथ पूरी तरह से एडजस्ट कर सके। मनोचिकित्सा पद्धतियां जो हैं, यह आज विश्व के सभी देशों में अपनाई जाती हैं। इनका महत्व बहुत ही अधिक हो गया है। इसके अंतर्गत ही साइको एनालिटिकल थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, डायरेक्टिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, साइकोड्रामा थेरेपी, प्ले थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी आदि विधियां आती हैं। भारतवर्ष में भी अनेक प्रकार की मानसिक चिकित्सालय हैं। ये संख्या अब 40 के ऊपर हो चुकी है और वाराणसी, आगरा, बरेली, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, ग्वालियर, रांची, दिल्ली, बड़ौदा, इन बड़े शहरों में हर जगह मानसिक चिकित्सालय स्थापित हैं और कलकत्ता, हुगली, इन सब स्थानों पर बहुत अधिक संख्या में मानसिक रोगियों का उपचार किया जाता है। इनके उपचार की व्यवस्थाएं हैं। आज मनोचिकित्सा पद्धतियों का उपयोग, इनकी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ चुकी है और यही कारण है कि जो जीवन की जटिलताएं हैं, व्यक्ति में मानसिक तनाव आदि को उत्पन्न करती हैं। तो यही कारण है कि जैसे हम शारीरिक रोगों का उपचार करते हैं, वैसे मानसिक रोगों का उपचार भी समय पर होना आवश्यक हो गया है। भारत में पहले इन उपचार पद्धतियों या इस प्रकार की चिकित्सा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, इसको महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आधुनिक समय जैसे जैसे जीवन की जटिलताएं बढ़ रही हैं, मानसिक रोगियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मानसिक रोगियों के इलाज के लिए एक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट टाइम में आप देखिए, जो विद्यालय हैं उसमें भी एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन लेवल पर ही जो हमारी शैक्षिक स्तर है, उसमें प्राइमरी विद्यालयों से लेकर हर जगह काउंसलर रखा जा रहा है, ताकि
वह उनकी शैक्षिक स्तर से ही जो समस्याएं आरंभ हो रही हैं उनका समाधान उसी स्तर पर किया जा सके, ताकि यह समस्याएं आगे बढ़कर विकृत रूप न ले सकें। यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश इसके बारे में काफ़ी गंभीरता से चिंतन कर रहा है कि जो मनोचिकित्सा पद्धतियां हैं इनका उपयोग आवश्यक हो रहा है जीवन की जटिलता को देखते हुए, और व्यक्ति को यह जो मनोवैज्ञानिक उपचार हैं, मनोसामाजिक उपचार हैं, यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पूरी तरह से असामान्य हो जाए तभी। व्यक्ति को बहुत तरह से अपनी समस्याओं, चिंताओं, द्वंद्वों आदि को कम करने के लिए कई बार सही गाइडेंस, सही समाधान की आवश्यकता होती है। इन सब के कारण ये जो उसकी समस्याएं हैं वह मानसिक रोगों का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम देवी देवता, झाड़ फूक इन सब की बजाय हम एक सही उपाय करें। यह जो विकृतियां हैं इनके कारणों को समझें और उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धतियां बहुत आवश्यक हैं। आप प्रेजेंट टाइम में जो समय चल रहा है, समय जो चल रहा है इसे कहने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 को लेकर, कोरोना डिसीज़ को लेकर व्यक्ति फिजिकली कम लोग बीमार हो रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। कारण है कि यह परिस्थिति व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा तनाव समस्या को उत्पन्न कर रही है। और स्टूडेंट्स, अगर आप एक्टिव होंगे तो आप इस समय वेबिनार वर्ड पढ़ रहे हैं कि जगह जगह लोग ऑनलाइन इस बारे में कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, और उसमें ये देखा जा रहा है कि यह जो समय है इसमें किस प्रकार की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या कारण है, इसका क्या उपचार किया जा सकता है। शारीरिक समस्याओं का उपचार विश्व के सारे देश मिलकर इसका इलाज कर रहे हैं, चिकित्सा विधियां खोज रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं, अब जिनमें यह रोग नहीं है उनमें किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, या जिनमें रोग हैं उनमें कैसी मानसिक समस्याएं हो रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका उपचार किया कैसे जाए, इस दिशा में प्रयासरत हैं, शोध कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इन बीमारियों से उत्पन्न जो मानसिक समस्याएं हैं उनको तूल न दिया जाए, बल्कि उनका उपचार समय पर कर दिया जाए। तो इन सब दृष्टियों से जो मनो उपचार पद्धतियां हैं यह बहुत ही उपयोगी होती हैं। थैंक यू।